शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जारी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत यूँ तो प्रतिवर्ष की तरह 26 जून को ही हो गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोला नहीं गया था और जून माह से अब तक अमरावती शहर से जिले की सभी शालाएं बंद थी, जिन्हें 23 नवंबर से खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। जिसके बाद सोमवार को लंबे समय बाद पहली बार अमरावती शहर से जिले की शालाओं में घंटियां बजी, लेकिन घंटी बजने के साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों का जो शोर शराबा होता था वह पहले दिन पूरी तरह से नदारद रहा, क्योंकि शालाएँ खुलने के पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद अत्यल्प थी। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत 150 और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 375 ऐसे जिले में कुल 525 निजी व सरकारी शालाएं हैं, जिनमें कक्षा 9वीं से 12वीं में करीब 1,55,000 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। सोमवार की सुबह लंबे समय बाद जब कक्षा 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन पढ़ाई हेतु शालाएं खुली तो इनमें से 525 शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों में लगभग 1,500 यानी मात्र 1% विद्यार्थी ही उपस्थित हुए। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार व प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन व सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए जाने और दावे किए जाने के बावजूद लोगों में कोरोना के खतरे को लेकर कितना अधिक भय व्याप्त है। लंबे समय बाद शहर सहित जिले में निजी व सरकारी शालाएं खुलने के बाद जिलाधीश शैलेश नवाल, महापौर चेतन गावंडे और मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने परिसर की विभिन्न शालाओं में किए गए कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का मुआयना करने हेतु वहां पर निरीक्षण दौरा किया। इस समय इन सभी लोगों ने सभी शालाओं का निरीक्षण दौरा करते हुए वहां पर हैंड वॉश, सैनिटाइजर को लेकर किए गए इंतजामों को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा दोबारा बढ़ रहा है, इसके बावजूद सरकार द्वारा आनंद फानंद में शालाएं खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। यह जल्दबाजी विद्यार्थियों के लिहाज से काफ़ी घातक साबित हो सकती है। ऐसे में सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल शालाओं को बंद ही रखा जाए। इस आशय की मांग शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर द्वारा शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ व शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू से की गई है। जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली जिला परिषद सहित निजी व्यवस्थापन की 517 शालाएं हैं, जिन्हें सरकार की ओर से सोमवार 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इन शालाओं में करीब 1.5 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कोरोना टेस्टिंग को लेकर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर फिलहाल संभ्रम दिखाई दे रहा है। साथ ही फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि यदि इन विद्यार्थियों में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। ऐसे तमाम हालात की वजह से इन दिनों जिले के शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी संभ्रम वाली स्थिति देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहर व जिला शाखा द्वारा विद्युत बिलों को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शित करते हुए राजकमल चौक पर जबरदस्त निषेध आंदोलन किया गया, जिसके तहत नेहरू मैदान से सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। साथ ही राजकमल चौक पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए विद्युत बिलों की होली जलाई गई। इस समय सरकार विरोधी घोषणाओं से राजकमल चौक काफ़ी देर तक गुंजायमान रहा। कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान आए विद्युत बिलों में छूट व सहूलियत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन विगत दिनों राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ऐसी किसी भी तरह की छूट या सहूलियत देने से इनकार करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपना पूरा विद्युत बिल अदा करना होगा। ऐसे में राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा द्वारा सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी व विश्वासघात किए जाने का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू किए गए हैं। इसी के तहत सोमवार को अमरावती शहर के मुख्य चौराहे पर विद्युत बिलों की अनाप शनाप राशि को लेकर सरकार के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन किया गया। सरकारने असं कबूल केलं होतं की आम्ही 100 युनिटपर्यंतचं वीज बिल माफ करू, मग 300 युनिटपर्यंतचं वीज बिल माफ करू। कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला आहे, वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी घोषणा केली, राऊत साहेबांनी सुद्धा घोषणा केली, परंतु आता या सरकारने पलटी मारली आहे आणि आम्ही वीज बिल माफ करू शकत नाही म्हणून सांगितलं आहे। पलटूराम सरकार आहे, या आघाडी सरकारचा महाभगास आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा स्थानीय अदालत परिसर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा गया कि यदि किसानों के लिए हमें 10 बार भी जेल जाना पड़ा तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पुलिस द्वारा चाहे जितने भी मुकदमे दर्ज किए जाएं, हम किसानों के हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इंसाफ की देवी किसानों के लिए लड़ने वाले हम जैसे लोगों के साथ न्याय जरूर करेगी। बता दें कि वर्ष 2018 में किसानों को सोयाबीन, तुअर व कपास जैसी फसलों को न्यूनतम गारंटी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर विधायक रवि राणा ने तिवसा में तीव्र आंदोलन किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
उस समय इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी नवनीत राणा ने जिलाधीश कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर नवनीत राणा सहित 9 लोगों के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 व 137 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषारोपण तय करने हेतु सोमवार 23 नवंबर को तृतीय दीवानी सह न्यायाधीश वीडी देशमुख की अदालत में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अब जिले की सांसद निर्वाचित रहने वाली नवनीत राणा ने पेश होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई। इस पेशी के बाद कोर्ट परिसर में उपस्थित मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए सांसद नवनीत राणा ने उपरोक्त बात कही है। 2 दिन पूर्व धारणी शहर के बस स्थानक परिसर से सटे हाट बाजार में अचानक आग लगी थी, जिसकी वजह से इस बाजार की करीब 33 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस बात से अवगत होने के बाद जिले की सांसद नवनीत राणा ने रविवार को धारणी पहुंचकर अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही नुकसान प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात करते हुए उनकी व्यथा को जाना। इसके अलावा उपविभागीय कार्यालय में सभी सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाते हुए इस अग्निकांड में हुए नुकसान का त्वरित पंचनामा कर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इस अग्निकांड से प्रभावित एक भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपना भविष्य आजमा रहे सभी प्रत्याशियों को बिना अनुदानित शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वोट हासिल करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संभाग में ऐसे शिक्षक मतदाताओं की संख्या चुनाव परिणाम की दशा व दिशा बदल सकती है। ऐसे में इन बिना अनुदानित शिक्षकों को अपने पाले में करने हेतु सभी प्रत्याशियों द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। साथ ही उनके लिए एक से बढ़कर एक आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 35,622 शिक्षक मतदाता हैं, जिसमें से बिना अनुदानित शिक्षकों की संख्या 13,000 के आसपास है। विगत अनेक वर्षों से अनुदान की आस और आश्वासनों पर जी रहे इन शिक्षकों ने इस समय काफ़ी आक्रामक भूमिका निभाई है, क्योंकि सरकार की ओर से अब तक उनके अनुदान का मसला हल नहीं हुआ है और उन्हें केवल 20% अनुदान पर अपना उदर निर्वाह करना पड़ रहा है। शिक्षक विधायक पद के हर चुनाव में उन्हें अनुदान दिलाने का आश्वासन मिलता है, लेकिन आज तक यह मसला हल नहीं हो पाया। ऐसे में इस बार इन शिक्षकों को मनाने और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने हेतु राजी करने के लिए सभी प्रत्याशियों को अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। अपने नौकरी व कामकाज सहित पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गांव रहने वाले लोग बाग दीपावली मनाने के लिए अपने घर पहुंचे थे, जो अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। ऐसे में पुणे व मुंबई मार्ग की रेलगाड़ियों में आगामी 30 नवंबर तक आरक्षण की स्थिति हाउसफुल है और हावड़ा मेल व विदर्भ एक्सप्रेस में 9 रूम वाले हालात हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेल यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा तमाम प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के तहत कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है, जो यात्रियों की संख्या के लिहाज से काफ़ी अपर्याप्त साबित हो रही हैं। ऐसे में लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूरी में निजी लग्जरी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देश के मध्य स्थल में स्थित नागपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस व दुरंतो एक्सप्रेस भी पूरी तरह से हाउसफुल है। साथ ही बेंगलुरु नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी वेटिंग की स्थिति है। दीपावली के बाद नागपुर से केवल 3 या 4 रेलगाड़ियों में आरक्षण उपलब्ध है। रेल सूत्रों के मुताबिक यह स्थिति आगामी नवंबर माह तक बनी रहेगी। जिले में सोमवार 23 नवंबर को 64 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,356 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 35 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 37 पुरुषों व 24 महिलाओं का समावेश है। इसमें से 40 मरीज अमरावती शहर तथा 24 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। ऐसी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई है। संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे ने मुंबई में राकापा प्रमुख शरद पवार से उनके निवास स्थान पर भेंट की। इस समय एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्राध्यापक देशपांडे से उनके चुनाव प्रचार के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें जीत के लिए आशीर्वाद दिया। इस समय शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे भी उपस्थित थे। राकापा सुप्रीमो शरद पवार से हुई मुलाकात और उनके द्वारा जीत के लिए आशीर्वाद दिए जाने से उत्साहित महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे ने अब अपनी जीत को पूरी तरह से सुनिश्चित बताया है। राज्य में यद्यपि कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस आशय की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दापोली में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कई प्रतिबंध जरूर लगाए जाएंगे, जिन पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दीपावली के समय टेस्टिंग का प्रमाण घटने की वजह से मरीजों की संख्या कम होती दिखाई दे रही थी। साथ ही इन दिनों लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भूल गए हैं और कई लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन वैक्सीन आने तक सभी लोगों को सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है, जो आगामी 2 माह के भीतर आ सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि अब दिल्ली, NCR और उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को अपने साथ अपने कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र लेकर आना होगा, अन्यथा उन्हें महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय कि इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर एवं मध्य भारत के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है।
ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर न आ पाए, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत ये फैसला किया गया है कि बाहरी राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले सभी लोगों को अपने साथ अपने कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा, अन्यथा उन्हें महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्थानीय रैली प्लॉट परिसर स्थित रानी सतीधाम मंदिर में सोमवार 23 नवंबर को रानी सती दादी जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आंवला नवमी उत्सव मनाया गया, जिसके तहत सभी दादी भक्तों ने विश्व को कोरोना की महामारी से छुटकारा दिलाने हेतु मंगल कामना करते हुए रानी सती दादी के चरणों में दीप प्रज्वलित किए और रानी सती दादी जी की महाआरती की। आंवला नवमी के पर्व पर सोमवार की सुबह रानी सती दादी जी का केशर अभिषेक किया गया और प्रातः 7 बजे मंदिर में नित्य आरती की गई, जिसके बाद सुबह 10:30 बजे आंवला वृक्ष का पूजन करते हुए उपस्थित महिलाओं ने आंवला वृक्ष की आरती की। इस समय समूचे अमरावती जिले में कोरोना प्रतिबंधात्मक आदेशों के साथ ही फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जमावबंदी और संचारबंदी के आदेश जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक विधायक पद का चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नितिन धांडे ने रविवार 22 नवंबर को कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल इन के रूबी हॉल व मंदन लॉन में अपनी प्रचार सभा आयोजित की थी, जिसमें 250 से 300 लोग उपस्थित हुए थे। यह जानकारी मिलते ही उप विभागीय अधिकारी व पथक प्रमुख रंजीत भोसले ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा डॉक्टर नितिन धांडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। साथ ही डॉक्टर धांडे को पूछताछ हेतु बुलाए जाने के बाद उन्हें समझ पत्र पर रिहा किया गया। इस मामले की जांच चल रही है। लोनी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जलू फाटे में रहने वाले कुणाल पाटिल के घर के आंगन में रखे सोयाबीन के 31 बोरे चुराकर ले जाने वाले 4 बदमाशों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये सभी आरोपी यवतमाल जिले के नेर तहसील अंतर्गत आजंती गांव के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं दूसरी घटना मंगरूल चवाला पुलिस थाने के अंतर्गत वाडोना रामनाथ में सामने आई, जहां पर अरुण शंकरपुरे के खेत के गोदाम में रखी हुई सोयाबीन की 30 बोरियां अज्ञात चोर चुराकर ले गए, जिसका मूल्य 50,000 रुपये बताया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अकोला एमआईडीसी पुलिस ने आज कत्ले के लिए ले जाए जा रहे गौवंश सहित वाहन को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार अमरावती से अकोला शहर में कटाई के लिए गौवंशों को एक वाहन में ठूस कर ले जाए जाने की जानकारी एमआईडीसी पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एमआईडीसी थाना पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए वाहन क्रमांक MH30 BD 2822 को पकड़ा। इस समय रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके पर अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। अपराध शाखा की टीम ने वाघोड़ा फाटा से शेलू नटवा रोड से हो रही अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को चकमा देकर एक अन्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वाघोड़ा फाटा से शेलू नटवा रोड पर 2 लोग अवैध तरीके से शराब की पेटियां अपनी दुपहिया वाहन से ले जा रहे हैं, जिसके बाद अपराध शाखा पुलिस ने मोपेड से जा रहे 2 युवकों को पकड़ा और 9 पेटी देशी शराब व मोपेड वाहन सहित 76,400 रुपये का माल जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने टिटवा घुईखेट रहने वाले दिनेश लामतुरे को हिरासत में लिया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोमवार की दोपहर हमालों के 2 गुटों में जमकर वाद विवाद हुआ और नौबत मारापीटी तक आ गई, जिसके बाद खरीदार व्यापारियों ने अचानक ही किसानों के कृषि माल की खरीदी प्रक्रिया को बंद कर दिया। ऐसे में अपने माल की तुलाई और बिक्री बंद होने से संतप्त हुए किसानों ने मंडी प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए हंगामा करना शुरू किया। खरीदार व्यापारियों का कहना रहा कि जब तक मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक खरीदारी पूरी तरह से बंद रहेगी। जिसके बाद मंडी के उपसभापति व शिवसेना नेता नाना नागमोते द्वारा मामले में हस्तक्षेप करते हुए व्यापारियों और हमालों को समझाने की कोशिशें शुरू की गई। चांदू रेलवे में 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में वर्धा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बच्चा घायल हुआ है। वर्धा निवासी आशीष काकड़े मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमरावती में रहने वाली अपनी बहन के घर आए थे और यहां से वर्धा वापस लौटते समय चांदू रेलवे में सोमवार की शाम 4:30 बजे के आसपास सामने से आ रही दुपहिया से आशीष काकड़े की दुपहिया टकरा गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल आशीष काकड़े की अस्पताल लाते समय मौत हो गई। वहीं दुपहिया पर सवार आशीष की पत्नी और बच्चे को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इरविन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। नागपुरी गेट पुलिस ने आज एक जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम सलीम शाह, इनायत शाह, शेख शोएब, शेख कासब, हसन खां, सरदार खां, सुधाकर कुंभलकर और शैलेश गावंडे बताए गए हैं। इन जुआरियों के पास से 4,315 रुपये की जुआ सामग्री भी जब्त की गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।